नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 10 जुलाई 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट आर्टिकल है दैट इज़ अनईज ऑफ बिजनेस। केयर्न एनर्जी का जो पूरा मुद्दा चल रहा है, जिसमें फ्रांस के एक कोर्ट ने ये कह दिया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने एसेट्स भी पेरिस में लोकेटेड हैं उनको वो सीज या फ्रीज कर सकती है। जानेंगे मुद्दे को लास्ट में। वैसे तो अगर न्यूज़ वाला सेक्शन आप फॉलो कर रहे हो तो आपको ये पता होगा कि क्या है मुद्दा। एडिटर के ओपिनियन जानेंगे। ये आर्टिकल हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। द क्लासरूम टेस्ट, एजुकेशन सिस्टम की बात करो तो उसको कैसे इंप्रूव करने का एक मौका दे रहा है ये कोविड-19, जानेंगे। फिर बात करेंगे द अफगान नॉट, अफगानिस्तान में तालिबान की पकड़ लगातार बढ़ना, यूएसए और नेटो फोर्सेस का भागना वहाँ से, और अब इंडिया के लिए बड़ा सवाल कि क्या करे इंडिया, जानेंगे। इसके अलावा द एविल इन आवर नेम, इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए अभी जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए एक्ट को यूज़ किया जाता है, तो उसके पहले कौन कौन से एक्ट्स थे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए। एक तो ये, और मुद्दा है स्टैन स्वामी की, जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को फेल होते हुए दिखाया गया है इसमें कि स्टैन स्वामी की डेथ हो जाती है और उनको अभी तक भी बेल भी ग्रांट नहीं की गई थी प्रॉपर्ली, राइट। तो देखेंगे इस आर्टिकल को, ये हमारा काम का नहीं है। आइडिया पेज पे दिलीप कुमार साहब से रिलेटेड एक और आर्टिकल है, वो डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर आर्बिट्रेशन से रिलेटेड आर्टिकल है, इस आर्टिकल की समरी लेंगे। और ये लास्ट वाला जो आर्टिकल है इसमें देखो सेडिशन से रिलेटेड आर्टिकल है। इससे मुद्दे को हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। सेक्शन 124A ऑफ इंडियन पीनल कोड, केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस, वही मुद्दे रिपीट हो रहे हैं, कुछ नया नहीं है, डिस्कस नहीं करेंगे। तो जो आर्टिकल्स हैं उनको डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है द अफगान नॉट। देखो, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपनी तरफ से नेटो और अमेरिकन ट्रूप्स को विड्रॉ करने के लिए स्टेटमेंट पहले ही डिक्लेयर कर दिए हैं और अब ये रियलिटी है, इसमें कोई किंतु नहीं है कि अब ये बाहर निकलने की मूड में नहीं है। क्योंकि कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके बोरिस जॉनसन ने भी ये कह दिया कि यूके के सोल्जर्स अब वहाँ पर नहीं रहेंगे, ये हमारा वॉर नहीं रहा है अभी, ठीक है। तो बाइडेन ने भी देखो इसी चीज़ को कंटिन्यू कर दिया है। और ऐसे में अब देखो कि तालिबान के हाथ में पकड़ अब बनती चली जा रही है। तालिबान इस स्टेज पे पहुंच गया है कि अब पूरा अफगानिस्तान जो है कैप्चर आसानी से कर पाएगा तालिबान, ठीक है। ऐसी परिस्थितियों में जो विड्रॉल कर रही हैं वेस्टर्न जो कंट्रीज़ का विड्रॉल करना, तो ऐसे में आर्ग्यूमेंट क्या दिया जा रहा है कि एक तो लंबा हो गया, बहुत सारा ये लंबा युद्ध हो गया 20 साल और मिला कुछ है नहीं, और बहुत सारे अमेरिकन्स की ज़िंदगी भी खो दी है। तो ऐसे में उनके पास में तो ये आर्ग्यूमेंट है। दूसरा, सक्सेस की बात करो तो सक्सेस रेट में केवल एक चीज़ थी, वो ये कि जब 9/11 का जो अटैक हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में पर, तो उसका मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन, उसको पाकिस्तान की सॉइल पे मार गिराया गया था एबटाबाद में। उसके अलावा बाकी कुछ भी ऑब्जेक्टिव्स यूएस लेकर के आया था और अपने साथ में अपने जो अलायंस के जो ट्रूप्स थे उनको अफगानिस्तान की ज़मीन पर लैंड कराया था, तो उनमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ। तालिबान लगातार अपनी पकड़ बनाया जा रहा है और कांटेक्ट में भी है अलकायदा के, और ओसामा बिन लादेन जो लीडर था ये अलकायदा का ही था। वो बात ठीक है कि अलकायदा की थोड़ी सी रेलेवेंस या फिर कहो कि प्रेजेंस को बहुत कम करने में सक्सेसफुल रहा अमेरिका, पर एलिमिनेट करने में अनसक्सेसफुल रहा है। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट बार बार ये कहती रहती है कि अलकायदा अभी भी है। साथ में यूएस का विड्रॉ करना अफगानिस्तान से, और पिछले 30 सालों में अफगानिस्तान को ये दूसरा धोखा है अमेरिका की तरफ से। क्योंकि इस पूरे रीजन में जो इंस्टेबिलिटी का अगर पॉइंट देखा जाए, तो जब यूएसएसआर आया था, यूएसएसआर की एंट्री हुई थी अफगानिस्तान में, उस टाइम पर यूएसए ने कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएसएसआर को भगाने के लिए पाकिस्तान में मुजाहिदीन को तैयार किया था, और वो मुजाहिदीनों ने यूएसएसआर को तो भगा दिया, पर वो ही फिर बाद में तालिबान में कन्वर्ट हो गए, वहाँ पर अपनी सत्ता काबिज कर ली। तो ऐसे में एक बार तो यूएसएसआर को भगा करके वहाँ पर इंस्टेबिलिटी की थी, और फिर उसमें जब 2001 में 9/11 अटैक हो गया, तो फिर वॉर ऑन टेरर करके वहाँ पर अटैक करना शुरू कर दिया, तो और ज़्यादा मुश्किलें पैदा कर दी, और आज विड्रॉ कर रहा है वहाँ से। जब पाकिस्तान वहाँ अफगानिस्तान में तालिबान फिर से पावरफुल होकर के आ रहा है,
तो जो एक्चुअल में नेशन बिल्डिंग का जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए था अफगानिस्तान को बनाने का, उसके लिए अब अमेरिका कह रहा है कि ये हमारा टारगेट नहीं है, ये अफगानिस्तान के लोग खुद करो, अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉर्ट आउट करो। इससे ज़्यादा दोगलीपंथी क्या होगी? इसके अलावा आप ये बताओ, अमेरिका से सवाल किए जा रहे हैं कि आपको अगर वहाँ पर नेशन बिल्डिंग ही नहीं करनी थी तो आपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पे क्यों फेंके भाई? क्यों यहाँ पर अपना पैसा खर्च किया? साथ में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की एक्सरसाइज थी उसमें क्यों आपने काम किए? पीरियोडिक इलेक्शंस आपने क्यों कंडक्ट कराया? अगर नेशन बिल्डिंग ही नहीं थी, केवल टेररिज्म को ख़त्म करना था, ओसामा बिन लादेन को मारना था, तो भाई मार के रवाना हो जाते, क्या प्रॉब्लम थी आपको? पर वो दोगलापन थी। अब इंडिया की बात आती है। देखो, तालिबान जो है अफगानिस्तान में स्ट्रांग हो रहा है, हमें डाउट ही नहीं है इसमें, ठीक है। और हमारे लिए वहाँ उस तालिबान की तरफ से कोई सिल्वर लाइन नहीं है, दैट मीन्स कोई अच्छी बात, कोई अच्छा सिग्नल नहीं है। अगर इंडिया की बात करें तो यूएसए के अम्ब्रेला के नीचे इंडिया ने अफगानिस्तान की सॉइल पे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ बहुत की हैं, ठीक है, जिसमें सलमा डैम का नाम भी आता है, वहाँ की पार्लियामेंट का डेवलपमेंट भी है, वो सारी चीज़ आ जाती हैं। अब इंडिया को तालिबान को फेस करना है। अब तालिबान जो है वो पाकिस्तान का प्रॉक्सी है, अब वहाँ पर पाकिस्तान की बातें ज़्यादा चलेंगी, सॉरी, ओके। और दूसरा, नेबरहुड की बात करें तो लगातार पाकिस्तान अपनी प्रेजेंस को वहाँ पर बिल्कुल वीक नहीं होने देगा। इसके अलावा आप पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले हक्कानी नेटवर्क की बात करो, लश्कर तैयबा की बात करो या जैश ए मोहम्मद की बात करो, ये भी अपनी बस इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि कब हम हमारा हाथ आजमाना शुरू करें। इसका हमें एक बार एक्सपीरियंस याद रखना होगा कि जब 1998-99 के टाइम पे जब जो गंधार वाला जो कांड हुआ था, जिसमें हमारी IC-814 को हाईजैक कर लिया गया था, उसमें भी पाकिस्तान और तालिबान का ही कोलैबोरेशन था। तो वही चीज़ हमें एक बार दिमाग में रख के आगे चलने की ज़रूरत है कि क्या हमें तालिबान के साथ में एंगेजमेंट रखनी है, क्योंकि अगर तालिबान की वहाँ पर सत्ता आती है तो ये एक डिस्टेबलाइजिंग फोर्स होगी, जो कि पर्टिकुलरली इस रीजन को, सेंट्रल एशिया के आसपास में या साउथ एशिया वाला जो रीजन है, इसको डिस्टेबलाइज करेगी। इसकी जो लपटें हैं आग की, वो कश्मीर तक भी हमें महसूस करनी होगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करें, लद्दाख में चाइना के साथ कॉन्फ्रंटेशन, और लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि कश्मीर वाले मुद्दे के ऊपर पाकिस्तान के साथ में हमारी लड़ाई चलती रहती है। तो इन दोनों चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होगा, और साथ में ये तालिबान का एम्पावरमेंट, ये तीनों चीज़ें मिलकर के हमें बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली हैं। इसके अलावा आज डिबेट हो रहा है बैक चैनल की बातें होने के लिए, LOC के अक्रॉस आज सीज फायर ऑब्जर्वेंस में है, पाकिस्तान की तरफ से भी कोई फायर नहीं हो रही तो इंडिया की तरफ से भी, पर आज सिचुएशन ये है कि डिफ़िकल्टीज़ बढ़ती चली जा रही है। पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से तो स्टेटमेंट आते हैं कि हाँ हम जियो इकोनॉमिक्स पे काम करेंगे, पर अफगानिस्तान में पाकिस्तान का रोल अब ज़्यादा बढ़ने वाला है, तो ऐसे में इंडिया के लिए मुश्किलें और बढ़ेगी। हमने चाबार पोर्ट क्यों डेवलप किया जी? इसीलिए तो किया था कि अफगानिस्तान से हमारी एंगेजमेंट हो सके, पाकिस्तान को हम बाईपास कर सके, ईरान के थ्रू हम एंट्री ले लें। इसके अलावा अभी जो तालिबान के साथ बातचीत की कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि हमारे डिप्लोमेट्स की बातचीत चल रही है तालिबान के साथ में, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने उसको डिनाई किया है कि कोई बातचीत नहीं हो रही है। और कल परसों की एक रिपोर्ट भी थी जिसमें मॉस्को की विजिट पे जब जा रहे थे हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, वो तेहरान भी गए थे, ईरान की कैपिटल में, जहां पर इंट्रा अफगान वॉर्स को कंडक्ट किया जा रहा है तेहरान की मीडिएटरशिप के बेसिस पे। तो यहाँ से भी कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं मिला है। तो देखो, इंडिया की प्रॉब्लम्स हैं, हमें खुद को झेलनी पड़ेगी। अब इसका असर देखो कश्मीर में भी देखने को मिलेगा। तो इसमें अभी तक तो देखो कोई नो रेडी सोल्यूशन है, कोई भी तैयार सोल्यूशन है नहीं, पर इन सिचुएशन को देख करके हमें सोच समझ के आगे चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन एक बार क्लियर करनी जरूरी थी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द क्लासरूम टेस्ट। आर्टिकल को लिखा है राजीव महर्षि एंड मनीष सबरवाल। देखो, इंडिया के बच्चों की बात करें तो जो बच्चे स्कूल जाते हैं और स्कूल में भी गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं, उनके नंबर्स लगातार डिक्लाइन कर रहे हैं, और ये एस्टिमेटेड है कि लगभग 45% तक डिक्लाइन हो जाएगा गवर्नमेंट स्कूल्स में जो एनरोलमेंट है उसमें, ठीक है। ये नंबर डिक्लाइन इंडिया में नहीं हो रहा, और भी कंट्रीज़ में हो रहा है, जैसे कि हम बात करें अमेरिका की, बट वहाँ पर मार्जिन देखो आप 85% तक एनरोलमेंट आएगा, ज़्यादा डाउन नहीं हो रहा। इंग्लैंड में देखो 90% तक हो जाएगा, और जापान में देखो 95% तक। पर इंडिया में आप देखो गवर्नमेंट स्कूल्स में एनरोलमेंट कितना, एनरोलमेंट या फिर कहो कि चिल्ड्रन जो अटेंड कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स को, वो 45% तक आ जाएगा, जितने बच्चे टोटल पढ़ाई करने की एज में हैं हमारे यहाँ पर। नई लीडरशिप के सामने
जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, अभी आप देखोगे कि नई लीडरशिप अभी आपने चेंज कर दी है, मिनिस्ट्री में रिशफलिंग हुई है ना कैबिनेट में, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में रिशफलिंग हुई है, मिनिस्टर्स नए आए हैं। ऐसे में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी ट्रेजेडी के साथ में डील करने वाली है, जिसमें क्वालिटी एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, रेगुलर स्कूल एजुकेशन, इन तीन चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा। जिसमें सबसे मेन है दैट इज़ कि आज आपके सामने कोविड के चलते मुश्किलें और बढ़ गई हैं, तो ऐसे में एक इंफ्रास्ट्रक्चर अपॉर्चुनिटी भी आपके सामने ओपन अप हो रही है। मतलब एक कॉल तो है कोविड की तरफ से, इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लेकर के आप इसको हार्नेस करो। फंडामेंटल ड्यूटी है स्टेट की, सरकार की, कि आप ये एजुकेशन प्रोवाइड करो, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, आर्टिकल 21A। इसी तरीके से अभी सिचुएशन देखी जाए तो दूसरी तरफ ये एनरोलमेंट है, ये तो डिक्लाइन हो रहा है सरकारी स्कूलों में, पर जो टीचर्स की सैलरी है, टीचर्स की जो क्वालिफिकेशन है, गवर्नमेंट का जो खर्चा है, वो कम नहीं हो रहा है। तो आप देखो कि इनपुट तो सही है, पर जो आउटकम है वो बहुत कम है। तो ऐसी परिस्थितियों में एजुकेशन मिनिस्ट्री को सोच समझ करके अब आगे चलना होगा, और जो एक्चुअल में आउटकम होना चाहिए वो अचीव करने के लिए काम करना होगा। अब देखो, पॉलिसी जो है वो एक चॉइस होती है, ना कि कोई आपकी किस्मत। आप खुद अपना प्लान करते हो कि मुझे सुबह उठ के कितना पढ़ना है, क्या टारगेट है, कितनी टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है, वो सारा आपकी हेडेक है। आप कहो कि मेरी किस्मत में होगा तो मैं ज़रूर उठाऊंगा पेन कॉपी फिर कर लूँगा, नहीं जी, ऐसा नहीं होता। तो हमें देखो, गवर्नेंस, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और इंग्लिश इंस्ट्रक्शन, इन तीन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तब जा करके हम गवर्नमेंट स्कूल्स को रेलेवेंट बना पाएंगे, नंबर 1। और दूसरा, जो बच्चे हायर एजुकेशन में आगे एनरोल कर रहे हैं तो उनका फंडामेंटल जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो पाएंगे। तो तीन चीज़ें हैं, गवर्नेंस, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और इंग्लिश इंस्ट्रक्शन। देखो, 1959 में राम मनोहर लोहिया जी ने एक बात कही थी, बोला जो पावरफुल लोग होते हैं ना, उनके हाथ में तीन चीज़ें होती है। एक तो कास्ट में वो अपर कास्ट के होते हैं, एक होती है वेल्थ, उनके पास में पैसा होता है, तीसरी होती है उनके पास में इंग्लिश एजुकेशन। तो इन तीन चीज़ों की रेलेवेंस आज भी बनी हुई है। कास्ट तो चलो मोर और लेस हो सकता है कि डाइल्यूट हो गई बहुत हद तक, पर वेल्थ और इंग्लिश एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लोहिया जी का जो ये ऑब्जर्वेशन था वो उनकी बुक में ही, मतलब अभी नई बुक रिलीज हुई है जिसमें है द एरिस्टोक्रेसी ऑफ टैलेंट एंड एड्रियन, जो कि वुलरिज ने की तरफ से लिखी हुई है। पॉइंट क्या है, एड्रियन वुलरिज के द्वारा लिखी हुई है द एरिस्टोक्रेसी ऑफ टैलेंट, कि जो टैलेंटेड लोग हैं, जिनके पास में क्वालिफिकेशन है, जिनकी पकड़ है कुछ चीज़ों पर, तो वो लोग क्या करेंगे, अपने हाथ में सारी पावर ले लेंगे। तो इसको बोला जाता है मेरिटोक्रेसी, कि आप कोई एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हो, जो अच्छा परफॉर्म कर गया उसको आप फेवर करते हो, तो वो चीज़ हो जाती है। तो ये चीज़ हो गई क्या, टैलेंट एंड एफर्ट्स, कि जिसके पास में कोशिश करना और जिसके पास में टैलेंट है वो एरिस्टोक्रेट हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली पावरफुल हो जाता है। ठीक है, वर्ल्ड की अगर बात करें तो वर्ल्ड में आज जो रूलिंग आइडियोलॉजी है ये इस तरीके की है, टैलेंट और एफर्ट के बेसिस पे वो 20th सेंचुरी के एंड में ही आ गई थी। मतलब 1990 से 2000 के बीच में ही ये चीज़ें आने लग गई थी, जिसको हम कंपटीशन बोलते हैं। कंपटीशन किसको बोलते हैं, जो टैलेंटेड होगा, जो एफर्टफुल होगा, वो अपने आप कंपीट करके आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। पर इंडिया की जो मेरिटोक्रेसी है ना, वो अभी भी बहुत मुश्किलों का सामना कर रही है, अभी भी बहुत सारे कंट्रोल्स उस पर लगाए जा रहे हैं। अगर इसमें हम कॉन्फिस्केशन की बात करें कि चलो ठीक है कि आपके पास में एफर्ट्स है, आपके पास में वेल्थ है, आपके पास में टैलेंट है, तो आप प्राइवेट स्कूल में और अच्छी एजुकेशन ले सकते हो, पर फिर भी चलो ठीक है कि थैंक्स टू राइट टू एजुकेशन, जिसमें प्राइवेट स्कूल्स में 25% जो प्राइवेट स्कूल की कैपेसिटी है वो जो बैकवर्ड सोशियो एजुकेशनल बैकवर्ड सेगमेंट्स आते हैं, उन लोगों के लिए 25% सीटें हर एक प्राइवेट स्कूल में रिजर्व रहती हैं। पर सवाल ये है कि आप जा किधर रहे हो। जब से हम आज़ाद हुए 1947 से लेकर अब तक, तब से लेकर अब तक हमारी प्राइमरी एजुकेशन अभी भी बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना कर रही है लगातार। आज बच्चे जो हैं वो एजुकेशन में इस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, या उनका एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से है जिस तरीके से सोशलिज्म के होते हुए भी हमारे गरीबी ख़त्म नहीं हो रही। मतलब एजुकेशन पॉलिसी है, पर उसके बावजूद भी बच्चे ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट नहीं हो रहे, क्योंकि एजुकेशन उनकी क्वालिटी नहीं हो पा रही है। और एग्जैक्टली वही चीज़ आप देख पाते हो कि हमारे जो इंडियन सोशलिज्म में
पुअर्टी को ख़त्म करना, वो आज तक भी ख़त्म नहीं हो पाई है। सेम चीज़ हम एजुकेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में 100% से भी ज़्यादा स्कूल में एनरोलमेंट होता है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी, अब एनरोलमेंट अगर करें तो उसमें चैलेंजेस बहुत हैं। नंबर 1, ह्यूज ड्रॉप आउट, कि बच्चे जो हैं वो छोड़ करके चले जाते हैं, स्कूल्स को एनरोल कर लिया फिर छोड़ना पड़ता है उनको। वजह चाहे उनके माता पिता की जो इकोनॉमिक परिस्थितियाँ हैं उसकी वजह से हो सकती है, या फिर कोई और वजह हो जाए, चाहे चाइल्ड लेबर की चक्कर में उनको लगा दिया जाता है, या फिर उनको ये कह दिया जाता है कि भाई आप क्या बोलते हैं घर में काम में कंट्रीब्यूट करो, सारी चीज़ें। तो ऐसे में एक तो ड्रॉप आउट रेशो और एक पुअर लर्निंग आउटकम, जैसे कि 5वीं क्लास के बच्चे 2nd क्लास की बुक्स को ही नहीं पढ़ पाते हैं, तो इससे ज़्यादा बुरी परिस्थिति क्या हो सकती है हमारे लिए। तो हमें स्कूल्स की अगर बात करें तो ओवरऑल इंडिया में लगभग 4 लाख, मतलब इंडिया के पास में जितनी स्कूल्स है ना उससे बहुत कम स्कूल चाइना के पास में है। उसके बावजूद भी चाइना में जो टोटल स्टूडेंट्स के नंबर्स हैं वो इंडिया के इक्वल है लगभग। तो देखो इंडिया की बात करें, वी हैव टू मैनी स्कूल्स एंड 4 लाख हैव लेस देन 50 स्टूडेंट्स। मतलब नंबर ऑफ स्कूल्स तो बहुत सारी हैं, पर समस्या क्या है, 4 लाख ऐसी स्कूल्स हैं इंडिया में जहाँ पर 50 से भी कम बच्चे हैं। तो आप इनको भाई मर्ज क्यों नहीं कर देते? अगर मर्ज कर दो इन स्कूल्स को तो ऐसे में कितना फ़ायदा हो जाएगा। एक तो गवर्नमेंट के ऊपर जो पॉकेट पे लोड आता है, जो हम कहते हैं कि सरकार के ऊपर ज़्यादा खर्चा पड़ता है, ठीक है, एक्सचेकर के पॉकेट पे लोड, उसको रिड्यूस किया जा सकता है। साथ में बच्चे अगर मर्ज हो जाएंगे तो उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ़ टीचर्स जो हैं उनकी कमी कभी नहीं आएगी, ठीक है। 50 बच्चों के लिए इधर 10 फैकल्टीज़ हैं, 50 बच्चों के लिए दूसरे स्कूल में अलग से फैकल्टीज़ हैं, तो आप इनको मर्ज कर दो ना, फिर देखो फैकल्टीज़ की कमी भी नहीं आएगी और जो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर है आप उसको बूस्ट कर पाओगे। स्कूल्स अगर 70% राजस्थान की स्कूल्स की बात करें, कर्नाटका की, जम्मू कश्मीर की, उत्तराखंड की, तो उनका हाल ये है कि वो 70% स्कूलें केवल 50 बच्चों के ऊपर चल रही हैं। इससे बुरा हाल क्या होगा, जबकि चाइना के अंदर इतने ही स्कूल में बच्चे हैं जितने इंडिया में हैं, जबकि चाइना में स्कूल के नंबर ऑफ स्कूल्स इंडिया के कंपैरिजन में 30% तक कम है। तो आप ये देखो कि नंबर्स में कितना ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी है। आज अगर न्यू वर्ल्ड की बात करें तो हमें 3 आवर्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है, तब जा कर के एक बच्चा अपने आप को कंपैटिबल कॉम्पिटिटिव समझता है, जिसमें रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक चीज़ें, 3 चीज़ें, रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक सिस्टम, इन चीज़ों पर अगर काम किया जाए तो आराम से एक बच्चा अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइवलीहुड अर्न कर सकता है, अच्छा खासा ह्यूमन कैपिटल का काम कर सकता है। और फिर चौथा आर आ जाता है, दैट इज़ रिलेशनशिप। आप जो टीचर स्टूडेंट, टीचर गवर्नमेंट, टीचर मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों की रिलेशनशिप को रीडिफाइन करो, ठीक है। हमारे यहाँ पर आप देखो कि 3 महीने के अंदर या 3 साल के अंदर पढ़ाने की कोशिश की जाती है, जैसे कोचिंग करते हैं ना बच्चे, उसके ऊपर सवाल ही है कि 3 साल या 4 साल के अंदर कोचिंग करके फिर बाद में वो पारंगत होने की कोशिश करते हैं, और ये आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। तो क्यों ना जहाँ पर 12 साल का पूरा एक्सपीरियंस एक बच्चे के पास में होना चाहिए, वो 3 से 4 साल के अंदर आप लर्न करा देते हो, तो क्या उसका आउटकम आएगा? यही चीज़ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक ट्रांजिशन नहीं देखने को मिलता, कि वाकई में जो आउटकम हम चाहते हैं वो रिजल्ट ही नहीं दे पाता है हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें। तो ऐसे में फार्मिंग एक्टिविटीज़ से आप शिफ्ट हो रहे हो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ की तरफ, और इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में आप सीधे फैक्ट्री में नहीं जाते हो जहाँ पर आपको मैनुअल काम करने को मिले। आज सीधा सर्विस सेक्टर में एंट्री होती है, जहाँ पर सेल्स का या कस्टमर सर्विसेज में उनको जॉब मिलती है। तो ऐसे में ये 4R कॉम्पिटेंसी और साथ में इंग्लिश अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, हम इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। फ्यूचर जॉब रिक्वायरमेंट की बात करें तो देखो बहुत ज़्यादा डेंजरस है कॉन्सेप्ट, लर्निंग को बहुत ज़्यादा हमें वही बात है, देखो डायनेमिक्स ऑफ लर्नर, कि बच्चा सीखना क्या चाहता है, क्या उसकी कॉम्पिटेंसी है, किस चीज़ में वो एक्सपर्ट बन सकता है, वो चीज़ आइडेंटिफाई करना। इसके अलावा जो काम होंगे वो कैसे होंगे, डर्टी, रिपीटेटिव, अनकॉम्प्लिकेटेड जॉब्स, वो चीज़ें जो रिवाइज होंगी, रिपीट होंगी, ये तो भाई मशीन्स करने वाली है आने वाले टाइम पे काम, आपको कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल करवाना पड़ेगा। हार्वर्ड के पॉल रिविल ने सजेस्ट किया है कि कोविड ने तो और ज़्यादा एक्सेलरेट किया है कि जो भी ओवरड्यूज थे, जो भी काम अभी तक हो जाने चाहिए थे,
वो काम अब होंगे। इसका मतलब क्या हो गया है कि जो एजुकेशन सिस्टम है स्कूल्स का, उसमें फैक्ट्री मॉडल से अब मेडिकल मॉडल के ऊपर शिफ्ट होना लाजमी है, इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। फैक्ट्री मॉडल का मतलब हो गया कि एक दिन में एक लेसन, सेम लेसन फॉर द सेम डे, एक दिन के लिए एक लेसन फिक्स, उसके अलावा कुछ नहीं। ये काम नहीं चलेगा, ये वो थंब रूल वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलने वाला है। अब क्या है, डिफरेंशियल असिस्टेंस देनी पड़ेगी आपको डिफरेंशियल ड्यूरेशन के लिए, अलग अलग टाइम पे, जिसको हम देखो ये तो हो गया सेम लेसन फॉर द सेम टाइम। ये हो जाती है एक तरीके की प्लानिंग कि हाँ हमने प्लान किया, बिल्कुल रिजिड है, इतना हो जाएगा, इसके बाद में आगे नहीं बढ़ेंगे। अब आप बात करते हो स्ट्रेटजीज की। इसका मतलब हो गया कि आप पूरे दिन के अंदर शुरुआत में आपने एक फॉर्मेट क्रिएट किया, बट कुछ अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस के चलते वो काम आपका एग्जैक्टली इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, तो आपके पास में दूसरा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि हाँ जी मैं पढ़ने वाला था आज पॉलिटी, पर आज पॉलिटी का मैंने टेस्ट सॉल्व कर लिया, तो मुझे लगता है कि आज मुझे कुछ और सॉल्व करना चाहिए। तो उसी टाइम पे आपने स्ट्रेटजी थोड़ी सी शिफ्ट कर दी। तो यही चीज़ आज एजुकेशन सिस्टम में भी रिक्वायर्ड है। अगर पिछले कुछ गवर्नमेंट स्कूल एक्शंस की बात करें सरकार के द्वारा जो लिए गए हैं, उसमें क्लास साइज को लेकर के, सैलरीज को लेकर के, क्वालिफिकेशन को लेकर के, और लगभग 5 लाख करोड़ रुपए सर्व शिक्षा अभियान तक को अलॉट करके, ये सारी चीज़ें तो सरकार अपनी तरफ से कर रही हैं, सैलरी हो गई, क्लास साइज, ये सारा बढ़ाना, पर इसमें हमें कुछ सप्लीमेंटिंग फैक्टर्स पे भी काम करना पड़ेगा, जो कि हमने ये जो किया है ना, इसी के साथ साथ में और काम करे, और वो है रिफॉर्म। हमें रिफॉर्म्स लाने होंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जो कि किस बेसिस पे देखा जाता है कि एक टीचर अटेंडेंस दे, खुद कितना क्लास ले रहा है और साथ में बच्चे कितने बैठे हैं, इसी के बेसिस पे ये देख लिया जाता है कि हाँ जी बच्चे इतने सीख रहे हैं, तो क्या एक्चुअल में इतना सीख रहे हैं। अब आप लोग अगर वीडियो चला करके साइड में रख दो, तो इसका मतलब ये हो गया क्या कि हाँ वाकई में बहुत जनों ने देखा है? नहीं, अभी भी अगर किसी एक वीडियो पे 1500-2000 व्यूज़ अगर किसी एक पे आते हैं कोई एजुकेशनल वीडियो पे, इसका मतलब क्या 1500-2000 ने उससे लर्निंग पूरी की है? आप इसको लर्निंग असेसमेंट नहीं दे सकते हो, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में नहीं कंसिडर कर सकते हो। हमें इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है स्कोर्स को, स्किल्स को, कॉम्पिटेंस को, क्लासरूम मैनेजमेंट को, तब जा करके परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का पता पड़ेगा कि एक्चुअल में कितना आउटकम हमें मिल रहा है। स्कोर्स देखो कंटिन्यूअस असेसमेंट के बेसिस पे भी हो सकते हैं, तो एंड ऑफ द ईयर एग्जाम बेसिस पे भी हो सकते हैं। स्किल्स जो हैं वो देखो दो तरीके की होती है, एक तो हार्ड स्किल, एक सॉफ्ट स्किल, और आज के टाइम पे जो स्किल्स हैं वो सारी की सारी सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, जिनमें आप में कितनी क्यूरियोसिटी है, कितने जिज्ञासु हो आप, कितने करेजियस हो, डिसीजन लेने में आप कितना कॉन्फिडेंट फील करते हो, रिस्क लेने में आप सक्षम हो कि नहीं, टीम प्लेयर साथ में मिलके काम करने काबिल हो कि नहीं, या फिर आप अपनी बात को अच्छे से कम्युनिकेट भी कर पा रहे हो कि नहीं। तो ये सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, और ये ही अपने आप में हार्ड स्किल हो गई है। वजह कि बच्चे जब ये लर्न करने की कोशिश करते हैं कि भाई मुझे मेरे करियर में मुझे आगे ग्रोथ करनी है, तो उसके लिए मुझे बेसिक्स क्या है चाहिए, तो वो बेसिक्स जो हैं वो स्कूल में मिलने चाहिए। अब स्कूल्स में नहीं मिलते हैं तो फिर बाद में आगे प्रॉब्लम आती है। ठीक है, टीचर्स की कंपिटेंस है, उसको देखो, जज करने की ज़रूरत है बच्चों की इंटरेक्शन के बेसिस पे कि बच्चा वाकई में कितना ओपन माइंडेड है, कितना जल्दी इंटरेक्ट कर रहा है। जितना जल्दी इंटरेक्ट करता है तभी तो हम बोलते हैं ना बच्चा बिल्कुल ओपन माइंडेड है, बात कर लेता है, हाँ यार ये किसका बेटा है या किसकी बेटी है, ऐसे क्वेश्चन आता ही है। सेम चीज़ टीचर्स पे अप्लाई होती है। बच्चे का नॉलेज क्या है, प्लानिंग कैपेसिटी कितनी है, कम्युनिकेशन करने का कितनी कैपेबिलिटीज़ है, फीडबैक देने में वो कैपेबल है कि नहीं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि हाँ जी आप कमेंट करो, तो कमेंट करते टाइम पे आप किस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करते हो, क्या वहाँ पर आपकी अप्रोच होती है, या फिर आप हिचकिचाते हो कि हाँ मैं क्यों बोलूँ, मुझे तो सीखना ही तो है। तो वो चीज़ भी आपके लर्निंग के आउटकम्स को बताती है। और साथ में कोलैबोरेशन, कि बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते भी हैं या नहीं। देखो क्लासरूम मैनेजमेंट की ज़रूरत है कि उनका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए लर्निंग्स का, जिसमें टीचिंग जो है उसका आउटकम आपको मिले लर्निंग के साथ में। ऐसा नहीं कि पढ़ा तो दिया तो वो तो ठीक है, पर बच्चे सीख भी रहे हैं कि नहीं वो तो देखो आप कम से कम। फिजिकल सेटअप की बात करो, जो इंस्ट्रक्शनल डिफरेंशिएशन है, जैसे कि प्रोसेस की बात करो, प्रोडक्ट की बात कर लो, लर्निंग स्टाइल की बात करो, इनको भी आप अपने असेसमेंट में इंक्लूड करो। कम्युनिकेशन, कि हाँ जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसको क्लियरली समझ पा रहे हैं कि नहीं बच्चे, सवाल करने में सक्षम है कि नहीं, और अगर सवाल टीचर करता है तो उसका रिस्पॉन्स क्या करते हैं बच्चे, इन चीज़ों के बेसिस पे असेसमेंट होना चाहिए। तो गवर्नेंस जो है ना वो अब
रिसोर्स कंट्रोल की बजाय लर्निंग आउटकम की तरफ शिफ्ट कर देने की ज़रूरत है। लर्निंग आउटकम कि बच्चे वाकई में क्या सीख रहे हैं। लर्निंग डिज़ाइन, रिस्पॉन्सिवनेस, टीचर मैनेजमेंट, कम्युनिटी रिलेशनशिप, इंटेग्रिटी, फेयर डिसीजन मेकिंग एंड फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, दीज आर सम की पिलर्स जहां पर रिफॉर्म्स की हमें ज़रूरत है, जिन पर फोकस करने की ज़रूरत है। गवर्नेंस ऐसी होनी चाहिए जो कि मैनेजमेंट को इनेबल करे, जिससे कि सब्सटैंशियल चेंजेस लाए जा सकें, करंट सिस्टम को आप रिप्लेस कर सको। नहीं तो क्या होगा, वही बात एक तामिल में एफोरिज्म है। एफोरिज्म का मतलब शॉर्ट फ्रेज है कि भाई मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगा कि जैसे मैं तुम्हें मार रहा हूं, और तुम ऐसे प्रिटेंड करना कि जैसे तुम रो रहे हो, जैसे कि नाटक करना हो एक तरीके से। तो बोले ये चीज़ नहीं चलनी चाहिए। केवल और केवल बच्चों को सिखा दिया जाता है जब भी कोई सर्वे पे जाते हैं, भाई बच्चों आपको ये चीज़ बोल देनी है, टीचर इतने बजे आता है, इतने बजे जाता है, और फिर बाद में ये बोल दिया जाता है कि नहीं बोलोगे तो डंडे पड़ेंगे तुम्हारे। समझ गए? तो ऐसे में फिर बच्चे मजबूर हो जाते हैं, और छोटे बच्चे उनको तो जो टीचर बोलेगा वो मान जाते हैं। कोई बाहर का आदमी आएगा अचानक से, उनसे कोई पूछेगा तो वो तो यही कहेंगे ना, हाँ मास्टर साहब बहुत टाइम पे आते हैं, पढ़ाते भी बहुत अच्छा है, वो सारी चीज़ें। तो ऐसे में वो प्रिटेंडिंग, केवल माहौल बनाना। आज बाइलिंगुअलिज्म हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। जैसे मैं खुद पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स में। इससे क्या हो जाता है कि आप अपनी रेलेवेंस को इंक्रीज कर लेते हो। आप खुद की अगर जो आपकी खुद की नेटिव लैंग्वेज है उस पर आपकी पकड़ है, दैट्स वेरी गुड, होनी चाहिए, क्योंकि आप अपने खुद की नेटिव चीज़ों को ही नहीं समझोगे तो फिर दूसरों की बातों को क्या समझोगे। दूसरी चीज़, अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है तो उस केस में आप ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं पर भी जाकर के सेटल हो सकते हो। तो ऐसे में ओपननेस होती है इंग्लिश सीखने में। तो बाइलिंगुअलिज्म की अगर बात करें तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के दो इंडिविजुअल्स, एक तो हिंदी के पोइट, एक उर्दू के पोइट, उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ को एक्सप्लॉइट किया। एक का नाम है हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताजी, और दूसरे हैं फिराक गोरखपुरी। इन्होंने बताया कि एम्प्लॉयबिलिटी की आज की सिचुएशन देखें तो वो चीज़ आप पहले देख सकते हो कि जब हमारे यहाँ पर एक कोट आता है, कोस में पानी बदले, कोस में पानी बदले, 4 कोस में वाणी। मतलब कोस का मतलब होता है 3 किलोमीटर, ठीक है। हर 3 किलोमीटर के अंदर आपको पानी का टेस्ट डिफरेंट मिलेगा, और 4 कोस का मतलब हो गया 3 चौके 12 किलोमीटर की डिस्टेंस के बाद में आपको एक्सपीरियंस होगा कि वहां पर आपको लैंग्वेज चेंज होती हुई दिखाई देगी। आप यूपी में रहते हैं, आप बिहार में रहते हैं, आप महाराष्ट्र में रहते हैं, हर एक रीजन में लैंग्वेज का टोन चेंज होता है हर 12 किलोमीटर के बाद में। चाहे लैंग्वेज आप मराठी बोल दो उनको, पर बोलने के वर्ड्स के मीनिंग्स वो डिफरेंट होते हैं। बोला इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो ऐसे में हमें एम्प्लॉयबिलिटी इंश्योर करने के लिए नंबर 1 खुद की नेटिव लैंग्वेज, नंबर 2 इंग्लिश अगर आपको आती है तो थ्रू आउट वर्ल्ड आप अपने आप को एम्प्लॉयबल बना सकते हो। इंग्लिश एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है और एक वोकेशनल स्किल है, उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। आज एम्प्लॉयमेंट आउटकम्स की बात करें तो लगभग 50% जो बच्चे हैं जिनके पास में एजुकेशन में इंग्लिश की फैमिलियरिटी रही है कि हाँ इंग्लिश उनको आती है, तो आप देखो कि 50% ज़्यादा चांसेस होते हैं उनके कि उनको जॉब मिल जाए। ज्योग्राफिक मोबिलिटी, मैंने बोला कि थ्रू आउट वर्ल्ड कहीं सेटल हो सकते हैं अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो। सेक्टर मोबिलिटी, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाने में आपको प्रॉब्लम नहीं आता। एलिजिबिलिटी में ऑटोमेटिकली बूस्ट मिल जाता है, और एंट्रेंस एग्जाम भी बड़ी आसानी से पास हो जाती है। वेस्ट बंगाल ने गड़बड़ की थी जब 1981 की बात है, जब इंग्लिश टीचिंग को प्राइमरी स्कूल से बैन कर दिया गया था। अब रिजल्ट क्या है कि वहाँ पर बच्चों का जो कह सकते हो इंग्लिश मीडियम में जो स्टूडेंट्स हैं उनका एनरोलमेंट 5.3% है। तो और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो नेटिव लैंग्वेजेज हैं उनके साथ में आप इंग्लिश पढ़ाओ, ये ज़रूरी है। भीमराव अंबेडकर जी ने तो इंग्लिश के लिए बोला कि ये एक ऐसा शेरनी का दूध है, जिसने इसको पिया है ना वो हमेशा दहाड़ेगा, ठीक है। अब आप देखो कि ओनली 26% ऑफ द किड्स स्टडी इन इंग्लिश, फिर भी 26% बच्चे ही इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब 2020 में आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से भी एक इंस्ट्रक्शन डिक्लेयर किए गए थे कि इंग्लिश मीडियम इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे क्लास 1 से 4 तक, और तेलुगु जो है और उर्दू जो है उनको कंपलसरी सेकंड लैंग्वेज के तौर पे चलाया जाएगा, क्योंकि अभी जो डिमांड है उसको हमें थोड़ा सा समझकर आगे चलने की ज़रूरत है, ठीक है। अब दलित्स की बात करें, अब दलित जिस तरीके से आप देख सकते हो कि पूरे समाज के अंदर या गरीब जो हैं, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड हो जाते हैं धीरे धीरे करके।
अब ये बच्चे ही गरीब परिवारों के, दलित परिवारों के बच्चे हैं, वो ही गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ने जाते हैं। बाकी तो आपको पता ही है भैया, अपने अपने जो प्राइवेट स्कूल्स में उनमें पढ़ा देते हैं, तो बोलो उनको और ज़्यादा फिर मार्जिनलाइजेशन का सामना करना पड़ता है। हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी जो चिंता की बात है वो ये कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन पॉलिसी या एजुकेशन से रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स हैं वो लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, मतलब सेंट्रल, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट जो हमारे शेड्यूल 7 में कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है उसमें लिखा हुआ है नाम। तो ऐसे में इस फ्रेगमेंटेशन को हमें रिविजिट करने की ज़रूरत है, कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, जिसमें कि आप लोकल लेवल पे काम कर सको, जैसे कि दिल्ली में लोकली काम हो और स्टेट कैपिटल में वहाँ की लोकल कंडीशंस को देख करके फिर काम किया जाए। ठीक है, ऐसे में देखो रिक्रूटमेंट कैसे करो आप टीचर्स का, बोलो ब्लॉक लेवल पे कर लो। इससे क्या होगा कि टीचर अपने घर के आसपास में ही, चाहे आप 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की डिस्टेंस में आप उनको जॉब दे दो, पर 10-15 किलोमीटर के आसपास में अगर उनकी जॉब लगती है तो वो टीचर्स का एब्सेंटिज्म है ना, वो आप मिनिमम कर दोगे। एक तो ये पॉइंट बता रहे हैं राइटर। इसके अलावा पेमेंट्स जो हैं वो आप थोड़ा सा रिड्यूस करो, क्योंकि होगा क्या इससे, आप अगर घर के आसपास में पोस्टिंग होती है और आपको सैलरी, अगर घर छोड़ के दूर जाते हो तो आपको सैलरी मिल रही है 50,000, और घर के आसपास में अगर जॉब लगे 35,000 में भी सैलरी, जॉब आपके इंश्योर होए, तो फिर बाद में आप कहीं जाने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि 15,000 रुपये तो वहाँ पर किराया खर्चा, खाना खर्चा और एडिशनल खर्चे हो जाते हैं फिर वो। तो ऐसे में बोले ट्रांसफ़र इंडस्ट्री जो आप देखते हो ना, जैसे ही कोई नई सरकार आती है तो सबसे पहले ट्रांसफ़र किए जाते हैं, बोले इसको बंद करो। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम में ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये चैलेंजेस हैं, ये क्या इंडिया तक ही हैं? जी बिल्कुल भी नहीं। अब्राहम लिंकन ने अपने इलेक्शंस में एक फॉर्म भरा था, तब कहा था कि गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन सिस्टम बोला बहुत डिफेक्टिव है। अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर माइकल होल्डिंग ने अपनी नई बुक वाई वी नील, इस बुक में इन्होंने ये कहा कि यूके में जो ब्लैक किड्स हैं उन बच्चों को उन स्कूल्स में डाला गया जिन स्कूल्स को एमएसएन डिक्लेयर किया हुआ था मेंटली सब नॉर्मल। आप देखो ब्लैक किड्स को। चाइनीज़ फैमिलीज जो हैं वो अपने बच्चों को नेशनल यूनिवर्सिटी में एंट्री दिलाने के लिए, एंट्रेंस टेस्ट की एग्ज़ाम की तैयारी कराने के लिए कोचिंग दिलाते हैं। तो भाई स्कूल सिस्टम को क्यों नहीं करते? तो ये इंडिया तक ही कन्फाइंड नहीं है। बट पॉइंट क्या है, कोविड ने एक न्यू अर्जेंसी क्रिएट की है। रिपोर्ट्स हमें सजेस्ट करती है कि अभी जो सिचुएशन है उसमें ऐसा कुछ है कि हरियाणा के जो प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो लगभग 25% तक ड्रॉप आउट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स के पास में फाइनेंशियल चैलेंजेस है। ये हरियाणा का ही नहीं, ये थ्रू आउट इंडिया। मैं मेरे भैया की बात बताता हूँ। अब आप कहोगे कि आप सर इतने एग्जांपल देते हो, फैमिली थोड़ी बड़ी है, दादाजी के ज़्यादा ही बच्चे थे, इस चक्कर से एग्जांपल मिल जाते हैं। ठीक है, आप अपने आसपास को समझ लो, फिर देश को समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उनकी वो क्या प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और उनकी सैलरी इतनी है 25-30,000 लगभग पर मंथ, और वो भी इस कोविड के चलते वो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। ठीक है, तो ऐसे में उनको बहुत सारी परेशानियां हुई कोविड के चलते। अब उन्होंने अपने दोनों बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाला है और वहाँ पर पता किया कि अभी हमारे जो होम टाउन है वहाँ पर इंग्लिश मीडियम में गवर्नमेंट स्कूल शुरू हो गई। तो वहाँ पे जब बात की उन्होंने तो और ज़्यादा एनकरेज्ड फील हुआ उनको, और उन्होंने फिर बाद में उस गवर्नमेंट स्कूल में एनरोल कर दिया। बोला इसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लो। प्राइवेट सेक्टर में जो स्टूडेंट्स हैं वो छोड़ करके गवर्नमेंट स्कूल्स में जा रहे हैं। आपने राइट टू एजुकेशन दे रखा है, आपने राइट टू एजुकेशन एक्ट पास कर रखा है, उसके बावजूद भी अगर एनरोलमेंट गवर्नमेंट स्कूल्स में कम है तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या होगी? डिमांड जो है एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, या बच्चे जो अपने खुद के फ्यूचर को एक्सप्लोर करने के लिए जो स्कोप देखते हैं, उन चीज़ों को आप क्यों नहीं ग्रैब करते? और इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में इंग्लिश मीडियम शुरू कर दो। तो यही चीज़ करने की यहाँ पर सजेशन दिए जा रहे हैं। तो देखो बच्चों में आज इन्वेस्ट करेंगे तो देखो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, बट वही चीज़ है कि बच्चों को ग्रो अप होने का मौका तो दो कम से कम। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द इविल इन आवर नेम। इस आर्टिकल को लिखा है नितिका खेतान ने। देखो सवाल यह है कि स्टैन स्वामी, फादर स्टैन स्वामी की डेथ हुई, हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत बड़े सवाल उठते हैं। पर सबसे बड़ा ये है कि एक इंडिविजुअल को आप टेररिस्ट या फिर कोई भी केस अगर उसके अगेंस्ट में चलाते हो तो शुरुआत कहाँ से होती है इस तरीके के माहौल की? जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फंडामेंटल राइट्स, ये सारे एनविसाज किए हुए थे, पर हम एग्जैक्टली उसी ट्रैक पे चल रहे हैं जिस ट्रैक पे कॉलोनियल पावर चला करती थी। तो इसकी शुरुआत होती है 1967 में, जब अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट आता है, और एनेक्टमेंट में कोई इस एक्ट के तहत कोई भी एंटी टेरर प्रोविज़न नहीं थे। पर आप देखो कि इसी एक्ट के तहत स्टैन स्वामी को बुक किया जाता है
और फिर उनके बाद में उनको बेल भी नहीं दी जाती जब वो डिमांड कर रहे थे कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, पार्किंसन से ग्रसित हूँ, मुझे टाइम दो, या फिर हमने आर्टिकल्स भी देखे थे कि अंडर हाउस अरेस्ट रख लो इनको, वो सारी चीज़ें। फिर उसके बाद में आप देखो कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का ओरिजिन, मतलब टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इंडिया में 1980s में थोड़ी शुरू हो जाती है, क्योंकि 1984 में आपको पता है इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो गया था, ठीक है। तो उसके बाद में राजीव गांधी सरकार के टाइम पे द टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ एक्ट, टाडा जिसको बोला गया, 1985 में आता है। और टाडा को फिर बाद में रिपील भी कर दिया जाता है कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जा रहा है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉ हो चुका, तो इस लॉ को हटा दिया गया। पर इसके जो प्रोविजंस थे वो 1995 में इसको हटा दिया, फिर इसके प्रोविजंस को आगे दूसरे कानून में शिफ्ट कर दिए जिसका नाम है पोटा, दैट इज द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटीज 2002। अब ये पोटा भी था, इसके अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन हो रहे थे, बोला मिस यूज़ किया जा रहा है स्टैब्लिशमेंट के द्वारा। तो ठीक है भाई, इस पोटा को भी रिपील कर दिया, बट ये पोटा के जो प्रोविजंस थे इनको आगे शिफ्ट कर दिया गया UAPA में, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। 2019 तक आते आते इसमें इतने अमेंडमेंट कर दिए कि जो प्रोविजन टाडा और पोटा में थे वो प्रोविजन अब इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो ऐसे में राइटर एक तो तंज घस रही हैं कांग्रेस लीडर्स पे कि बोलो जो लोग आज बोल रहे हैं कि स्टैन स्वामी के साथ में जो कुछ भी हुआ उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाए, जिन लोगों ने भी गड़बड़ की है, तो बोला कि UAPA में 2012 में अमेंडमेंट कौन लेकर के आया था, जब बेल को देने से ही बिल्कुल रेस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि आप अगर बेल दो, क्या था NIA के, मतलब ये जो मुद्दा था ना जो हमने देखा था सेक्शन 43D क्लॉज 5 UAPA का, जिसमें बेल ग्रांट करने के लिए प्रोविजन था, हमने एक्सप्लेन पेज पे डिस्कशन किया था इस मैटर पे। तो उसमें क्या बताया कि आप अगर बेल ग्रांट कर रहे हो तो ये मान के चलो कि जो आपके सामने प्रोसिक्यूशन के बाद में इन्वेस्टिगेशन के पास में जो डॉक्यूमेंट आया है वो डॉक्यूमेंट सच है। इसका मतलब तो ये हो गया कि स्टेट ने जो कह दिया, स्टेट एजेंसीज ने जो कह दिया, सरकारी संस्थाओं ने जो कह दिया वो चीज़ फाइनल है। तो ऐसे में फिर बेल ग्रांट कैसे होगी, आप ये बताओ। और यही प्रॉब्लम स्टैन स्वामी के साथ में हुई थी। फिर उसके बाद में देखो NIA ने बहुत सारी चार्जशीट लगा दी इनके खिलाफ, भीमा कोरेगांव केस को लेकर भी, और साथ में जो कम्युनिस्ट पार्टी माओइस्ट है उसके साथ में इंटीग्रेशन और नक्सलिज्म को बढ़ाने का भी एक कानून केस इन पे लगा दिया गया था। और इनके अगेंस्ट में जो कानूनी कार्रवाई हुई उसको RTI के एप्लीकेशन से भी बाहर रख दिया। मतलब आप देखो कि कानून इस तरीके से बनाए हुए हैं कि कोई अगर जानना भी चाहे तो वो मुद्दे पे ऊपर कोई सवाल भी ना उठा सके। फिर इसी चीज़ को लेकर के स्टैन स्वामी के जो हाल ख़राब हुए उसके बारे में बता रहे हैं कि उनको स्ट्रॉ की डिमांड की, तो 20 दिन में तो उसकी स्ट्रॉ की डिमांड, बोला कि मेरे से गिलास से पानी नहीं पिया जाता, मुझे स्ट्रॉ चाहिए। फिर उसके बाद में उन्होंने डिमांड की कि मुझे जेल के अंदर बहुत ज़्यादा ओवर कंजेशन हो रहा है तो मुझे यहाँ से बाहर निकालो, अंडर हाउस अरेस्ट रख लो, चाहे कोई वो नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में उनकी फिर बाद में डेथ हो जानी, ये हमारे में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं। ठीक है, बाकी तो चीज़ें देखो हमने ऑलमोस्ट ऑल मोर और लेस डिस्कस की हुई है, तो ज़्यादा कुछ था नहीं, बस पॉइंट थे वो हमने देखे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है अनईज ऑफ बिजनेस। इस आर्टिकल में देखो बताया क्या गया है कि इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को लेकर के द हैग में लोकेटेड आर्बिट्रेशन कोर्ट ने जो अवार्ड दिया था, जिसमें केयर्न एनर्जी को ये कहा था कि भाई आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1.2 बिलियन डॉलर जो है वो कॉम्पनसेशन के तौर पे देगी। अब यहाँ पर पॉलिटिक्स एक तो ये कही जाती है कि अभी बोले बीजेपी की सरकार है, ये काम तो UPA गवर्नमेंट ने किया था, 2012 का केस है ये सारा, ठीक है। तो ऐसी परिस्थितियों में अभी पॉइंट क्या आ जाता है कि आप एक तरफ तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हो, दूसरी तरफ इन्हीं कंपनीज के साथ में अपने लिटिगेशंस को कंटिन्यू करते हो, तो क्या हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगा, पहली चीज़। दूसरा, अभी मुद्दा क्यों हाईलाइट हुआ है फिर से कि फ्रांस की एक कोर्ट ने केयर्न एनर्जी को ये कह दिया कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ पेरिस में लोकेटेड है उनको फ्रीज कर सकती है, जो कि लगभग 20 मिलियन के लगभग उनका अमाउंट हो रहा है। सेम चीज़ केयर्न एनर्जी ने साउथ डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क में भी अप्लाई कर रखा है, वहाँ पर एयर इंडिया जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटिटी है, बोला इसके एसेट्स को हम सीज करेंगे, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, चाहे बिल्डिंग हो, या कुछ भी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर गवर्नमेंट का किया हुआ हो, या कुछ भी वहाँ पर स्टैब्लिशमेंट हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो ऐसे में तो आर्बिट्रेशन अवार्ड जो मिला था द हैग के बेसिस पे, तो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने माना ही नहीं, इग्नोर कर दिया। तो इसका नतीजा क्या हो रहा है, एक तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला जो सेगमेंट है वो गया, और रही सही में देश की जो इमेज है उस पर भी सवाल उठना शुरू हो गया। इसके अलावा
देवास मल्टीमीडिया, ये भी लगातार 1.3 बिलियन डॉलर का जो अवार्ड है वही रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का, या दूसरे मुद्दे और फंसे पड़े इनके, करप्शन को लेकर के डील हुई थी तो वो डील कैंसिल करनी पड़ गई थी। इसरो के साथ में काम करना था देवास मल्टीमीडिया को, तो वो भी इसी चीज़ को लेकर के केयर्न एनर्जी के साथ में जुड़ चुका है कि हाँ जी एयर इंडिया के एसेट्स को हम सीज करेंगे। तो ये एक केस है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का, जिसको बोलते हैं टैक्स टेररिज्म, कि सरकार जो है वो टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाती है और जो भी कंपनीज हैं उनके दिमाग में टेरर बिठाना, उनको डराना धमकाना, एक इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी लेकर के आता है। तो ये चीज़ बड़ी दुखद है। तो केयर्न एनर्जी का जो कुछ भी है मुद्दा हमने देख लिया ऑलरेडी। अमेंडमेंट 2012 में आ गया था, फाइनेंस बिल में लाया गया था। उस टाइम पे प्रणब मुखर्जी उस टाइम पे प्रेसिडेंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हुआ करते थे। पॉइंट क्या था कि केयर्न एनर्जी की जो भी कार्रवाइयाँ हैं, जो भी लेन देन है, उसके अंदर बोले वेल्थ टैक्स हम लगाएंगे, या फिर पुराना जो 2007-8 का ट्रांजैक्शन था बोले उसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए था, वो हम अब 2012 में बिल पारित करके लगा रहे हैं, तो केयर्न एनर्जी को टैक्स देना पड़ेगा। तो ये इंडिया और यूके के बीच में जो बायलैटरल ट्रीटी है बोला उसका वायलेशन था। तो इसी चीज़ को लेकर के हैग का जो आर्बिट्रल कोर्ट है उन्होंने ये कह दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉम्पनसेट करेगी केयर्न एनर्जी को। अब इस मुद्दे पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, सरकार क्यों नहीं मानती? सरकार इसलिए नहीं मानती कि अगर एक बार केयर्न एनर्जी को हमने कॉम्पनसेट कर दिया तो बोला इस तरीके के केस तो हमारे और भी कंपनियों के साथ में चल रहे हैं, तो वो कंपनियां भी फिर हमारे ऊपर इसी तरीके से लिटिगेशन लगाएगी, उनको भी फ़ायदा हो जाएगा। तो ऐसे में उन सारे केसेस को ख़त्म करने के लिए सरकार ने इस मुद्दे के ऊपर आप देखोगे कि एक टीम बनाई है लॉयर्स की, और उस टीम का काम क्या कर दिया गया है कि आप लोग इस तरीके का एविडेंसेस, इस तरीके के केस को हैंडल करने के लिए टीम मिल करके काम करो, जिससे कि हम केयर्न एनर्जी को न्यूयॉर्क में हरा सकें, और न्यूयॉर्क में हराने के बाद में फिर एक ये एग्जाम्पल हम सेट कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का किसी दूसरे के साथ में कुछ भी मुद्दा अगर उलझा हुआ है किसी दूसरी कंपनी के साथ में, तो बोलो उसको आसानी से हैंडल किया जा सकेगा कि भाई केयर्न एनर्जी के टाइम पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने आप को डिफेंड किया था। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल मतलब पुट करने की बात की जा रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये सोचना है। इसके अलावा तो आप देख सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करना बहुत ज़रूरी है अगर हमें वाकई में इन मिस्टेक्स को करेक्ट करना है। दूसरा, जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जो चलती रहती हैं उनको करेक्ट करना ज़रूरी है। एयर इंडिया का जो केस है अभी, अब एयर इंडिया एक तरफ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें से डिसइन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, पैसा निकालना चाह रही है, तो वो मैटर और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा अगर एयर इंडिया के एसेट्स सीज होते हैं कहीं पर भी। ठीक है, क्योंकि लगातार प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है सरकार, तो उसमें और ज़्यादा मुश्किलें आ जाएंगी, क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर एंटिटी है। तो ये सॉरी मैटर है, इसको करेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो फिर बाद में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी नहीं आएगा। तो जो हमारे यहाँ पर जॉब ऑब्जेक्टिविटी के बेसिस पे हम इन्वेस्टमेंट लेना चाह रहे हैं उसमें भी कमी आ जाएगी, प्रॉब्लम हो सकती है। आगे चलते हैं, आर्बिट्रेशन से रिलेटेड ही है नेक्स्ट आर्टिकल भी। नेक्स्ट आर्टिकल देखो, हाउ टू फिक्स आर्बिट्रेशन स्लम्प। इस आर्टिकल को लिखा है अभिषेक गुप्ता ने। देखो अभी सिचुएशन ये है कि आर्बिट्रेशन के जो केसेस, आर्बिट्रेशन का मतलब होता है मध्यस्थता में लगातार कमी देखने को मिल रही है। इसके पीछे वजह है एक तो कि जो लागत है केस लड़ने के पीछे, जितना भी कॉस्ट अगर लगती है वो बढ़ रही है, तो दूसरा स्लगिश प्रोसीडिंग्स की टाइम कंजम्पशन, पैसा ज़्यादा लगना और फिर बाद में प्रोसीडिंग्स का ज़्यादा लगना। तो ऐसे में लोग आर्बिट्रेशन की तरफ मुख ही नहीं करते, मतलब रुख ही नहीं कर रहे हैं। नहीं तो केयर्न एनर्जी का डिस्प्यूट जो था, आप एग्जांपल अभी हमने प्रीवियस आर्टिकल में देखा, तो ऐसे क्या केसेस को लेकर के न्यूयॉर्क में या फिर यहाँ पर जाना पड़ता, पेरिस में, फ्रांस में। क्यों गए वहाँ पर वो? क्योंकि इंडिया में आर्बिट्रेशन का प्रोसेस स्पीड से नहीं होता। इसके पीछे बहुत सारी वजह हैं। इसके पीछे एक तो क्या होता है, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में जो दोनों पार्टीज़ हैं जिनके बीच में लिटिगेशन चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, उनके लॉयर्स क्या करते हैं, ऐसी एप्लीकेशन लेकर के आ जाते हैं जिसकी वजह से लगातार जो प्रोसीडिंग्स है वो डिले होती चली जाती है। साथ में जो लिटिगेंट्स हैं वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं, अपनी बात पे अड़े रहते हैं। उनको पता है कि हम केस हार चुके हैं या फिर हमारे पास में इतना सॉलिड एविडेंस नहीं है, पर वो डेट पे डेट, वही सनी देओल वाली बात, तारीख पे तारीख चलती रहती है। तो ऐसे में सिस्टम तो है ही, पर साथ में जो लॉयर्स हैं वो भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ते हैं डिले करने में। तो ये कुल मिलाकर, और तीसरी बात हमने देख लिया, हाई कॉस्ट, खर्चा ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे में फिर आर्बिट्रेशन का जो सिस्टम है वो फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसीलिए आर्बिट्रेशन से रिलेटेड जो मुद्दे हैं वो इंडिया में कम सॉर्ट आउट हो पा रहे हैं और इनएफिशिएंसी बहुत ज़्यादा आ रही है। हमारे यहाँ पर आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट है, उसका सेक्शन है 34,
जिसके बेसिस पे आप देखो कि जुडिशियल इंटरफेरेंस को मिनिमम कर दिया गया है, मतलब जुडिशरी का कोई रोल नहीं रहेगा। अब जुडिशरी का ही रोल अगर कम होने लग गया है तो फिर बाद में आर्बिट्रेशन के लिए आप क्या फिक्स करोगे? ट्रिब्यूनल्स। और वो ट्रिब्यूनल्स में कौन सेट करेंगे जी? कौन बैठेंगे ट्रिब्यूनल्स में? ट्रिब्यूनल्स को कौन सेटअप करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये एक तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या पार्लियामेंट के द्वारा किया जाएगा, जहां पर सरकार की बात चलती है। अब सरकार के अगेंस्ट में अगर कोई केस आता है तो क्या वो मुद्दा सॉर्ट आउट हो पाएगा? ये तो एग्जैक्टली वही काम हो गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उधर रशिया के बीच में कोई डिस्प्यूट जा रहा है और दोनों वहां पर बैठे हैं परमानेंट मेंबर और दोनों के पास में वीटो पावर है, तो क्या उनके अगेंस्ट में कोई रेजोल्यूशन पारित हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो यही चीज आप यहां पर देखो कि सरकार अगर खुद यहां पर काम कर रही है, सरकार ही वहां पर लिटिगेंट है और सरकार ही ट्रिब्यूनल्स को अपॉइंट करती है, आर्बिट्रेशन सेटअप को काम करवाती है, तो क्या सरकार के खिलाफ वो अवार्ड दे सकते हैं? जबकि वहां पर आप देखो कि कितना ज़्यादा केसेस की जो लबादा है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, जो लोग देखते हैं कि भाई आर्बिट्रेशन का काम नॉर्मली बोले कि कैमराज के अंडर में होता है, अब वहाँ पर आप देखो कि पब्लिकली एक्सेसिबिलिटी नहीं है किसी भी डेटा की या कोई भी इंफॉर्मेशन की, तो वो चीज़ भी गलत हो जाती है। और इसी चीज़ को लेकर के मुश्किलें और पैदा कर देता है ये सेक्शन 34। सेक्शन 34 एक तरीके से बैरियर क्रिएट कर रहा है एक ट्रांसपेरेंट मैनर में, या फिर एक जुडिशरी जो इंडिपेंडेंट मैनर में काम कर सकती थी उसको भी दूर कर दिया है। तो बार बार पॉइंट एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं यहाँ पर कि 1984 में तारापोर एंड कंपनी वर्सेस कोचिन शिपयार्ड में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप आर्बिट्रेशन की अगर बात करें तो लगातार खींचते चले जाते हो, और वो फियर जो है वो लगातार अभी भी बना हुआ है। मतलब 1984 में इस चीज़ को रिकग्नाइज कर लिया गया था कि इंडिया में मध्यस्थता वाला मुद्दा इतनी जल्दी सॉर्ट आउट नहीं होने वाला है, और वो आज भी लगातार बना हुआ है। तो इससे ज़्यादा मुश्किलें क्या हो सकती है जी किसी एक देश के लिए? आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स कॉम्प्लेक्स होती चली जा रही है टाइम के साथ में, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। और पैंडेमिक ने तो आपको पता ही है किसी भी एक सेक्टर को छोड़ा नहीं है, तो ऐसे में बैक बर्नर पे या ठंडे बस्ते में डाल के आप छोड़ दो मुद्दों को, उससे सॉल्यूशन नहीं निकलता है। हडसन्स बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस पे अगर देखें तो एक पैराडॉक्स निकल के आता है, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर जो हैं इस रिसेशन के टाइम पे जिन्होंने प्राइसेस क्या कर दी, डाउन की है। ठीक है, रिसेशन के चलते हैं प्राइसेस डाउन हुई है, तो उन्होंने अपने बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए क्या कर दिया, अनएम्प्लॉय मतलब एक तरीके से अपने जो जॉब करने वाले थे उनको निकाल दिया। पॉइंट क्या आ रहा है? वही बात कि बिगर कंपनी और बिगर होती चली जा रही है, स्मॉलर कंपनीज और स्मॉलर होती गई, बर्बाद हो रही हैं। तो ये सिचुएशन आपको हर तरफ देखने को मिलेगी। तब यहाँ पर अगर एम्प्लॉयज़ हैं वो अगर कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ अगर केस लेकर के जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? जब इस तरीके से डिले आए और एम्प्लॉयज़ के पास में पैसा है क्या इतना कि जो वो अपने आप को वहाँ पर अपनी बात रख सकें? तो ये सिचुएशन बार बार बताई जा रही है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की बात करो, वहाँ पर भी कितनी मुश्किलें आती रहती हैं। अभी हमने देखा एयर इंडिया वाला मुद्दा है। ठीक है, एक केस यहाँ पर बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में गया था, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया वर्सेस गायत्री झांसी रोडवेज लिमिटेड। उन्होंने आर्बिट्रल फीस का ध्यान में रख करके फिर बाद में जो कुछ भी वर्डिक्ट वहाँ पर आया उसको सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। पॉइंट ये है कि आप एक लाइन खींचो, उस लिमिट को कोई भी क्रॉस नहीं करेगा, और उस लिमिट को अगर कोई क्रॉस करता है तो उसके ऊपर फिर फाइन इम्पोज करो। पर होता क्या है कि क्या यहाँ पर एक तरफ जो NHAI है जो कि गवर्नमेंट एंटिटी है वो क्या इन चीज़ों को मानेगी? क्योंकि सरकार तो अपने ऊपर कुछ मुद्दों को आने ही नहीं देगी। तो फिर वही बात, फिर से आर्बिट्रेशन को आपने क्या धरजूल में लटका दिया। सेम चीज़ यहाँ पर आती है गुरु नानक फाउंडेशन वर्सेस रतन सिंह सन्स। देखो एग्जाम्पल इतने सारे ज़्यादा याद रखने नहीं है, बार बार पॉइंट जो आ रहा है ना, ये देखो स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस गंगाराम छापोलिया। इन सारे केसेस में एक ही चीज़ आ रही है कि आर्बिट्रेशन के लिए मुश्किलें क्या हो रही है कि एक तो ये जो कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का जो मोड होना चाहिए वो तरीका सही नहीं है। एक आर्बिट्रेशन के लिए क्लॉज बाय क्लॉज सही से ड्राफ्टिंग होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप काम करने के लिए मतलब क्या प्रोसीडिंग्स फॉलो की जाए और मतलब ट्रिब्यूनल्स के द्वारा, वो एक स्पीड से डिस्पोजल होना चाहिए केसेस का, कॉस्ट कम लगनी चाहिए। इसके लिए लेजिस्लेचर जो है वो काम कर सके साथ में मिल करके। तो अल्टीमेटली बात क्या आ रही है कि आर्बिट्रेरी सेगमेंट या आर्बिट्रेशन का जो काम अगर इंडिया में अच्छे से होने लग जाएगा तो फिर बाद में मुश्किलें नहीं बढ़ेंगी, और मुश्किलें नहीं बढ़ेंगी तो फिर उसका फ़ायदा देखो हमें यहाँ पर जॉब क्रिएशन में भी मिलेगा, गवर्नमेंट के ऊपर जो लिटिगेशन है वो भी कम होंगे, गवर्नमेंट के लिए जो डिस्ट्रस्ट का माहौल बना हुआ है वो भी कम करने में हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी वो हमने देखी। तो आज के इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू।